राज नाम का पर्सन है, 10% सेविंग कर रहा था, ठीक है, और 2 साल के बाद में इनकम कितने से बढ़ गई, 10% से बढ़ी। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो डायरेक्ट लिखा, लेकिन मोर है ले से तो एडिशन किया, यहां पर डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाता। काफी हद तक लेंदी होगा ना, 7x आ गया। देखो y की वैल्यू चाहिए तो x को हटाना पड़ेगा और x को निकालना है। और बाकी जितने भी लोग सवाल कर रहे हो 175, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूं, प्रेजेंट कैसे किया वो तो पता होना चाहिए, कि हाथ देख के बता रहे हो। चलो इनके हिसाब से लगाते हैं। हाँ, मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको, जो ऐसे लगे। इज द राइट आंसर, 36% इज द करेक्ट आंसर। ना परसेंटेज में बेसिक से भी बता, हम लोग पढ़ते समय टॉपिक का नाम ही होता है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। लोग हमेशा यही प्रोनाउंस करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर कभी नहीं बोलते। कॉलेज में कोई एग्जाम वगैरह चल रही है क्या? स्ट्रेंथ दोबारा ऐसा लग रहा है कि कम है। ये वाले कुछ एग्जाम्पल बनाए थे, प्लीज चेक करना, परसेंटेज वाले सवाल हैं। कितने बन गए थे? 8 हो गया था। ठीक है, आज इस पार्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ में ही एक कंसेप्ट और बता दूंगा आज, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इसको आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इस वीक में पूरा कोशिश यही करूंगा जल्दी जल्दी परसेंटेज कैसे कंप्लीट किया जाए। अब देखो यार, पहला सवाल हमारे सामने जो है, संजय स्कोर 56% मार्क्स एंड पास एन एग्जाम बाय द 10 मार्क्स। हाँ, बाय 10 मार्क्स, while रोहित स्कोर 48% मार्क्स बट फेल बाय 6 मार्क्स। पास बाय 10 मार्क्स का मतलब क्या हो रहा है? पास बाय एग्जाम, ठीक है, पास एंड एग्जाम बाय 10 मार्क्स। बाय 10 मार्क्स का मतलब क्या हुआ? 10 मार्क्स ज्यादा मिल गए ना, 10 मार्क्स ज्यादा मिले। ठीक है, 10 मार्क्स ज्यादा मिले, पासिंग मार्क्स से 10 मार्क्स ज्यादा मिले। परसेंटेज कितने मिले थे? 56%, लेकिन पासिंग से तो 10 मार्क्स ज्यादा मिले। फिर कह रहा है वाइल रोहित स्कोर 48%, रोहित ने तो 48 स्कोर किया, वो कह रहा है फेल हो गया, और फेल कितने से हुआ? 6 मार्क्स से। ये बताया। सवाल कहता है व्हाट इज द पास परसेंटेज, पास परसेंटेज बताओ कितने का। तो कल हम लोगों ने ऐसे देखा था, सॉल्व करने का एकदम सिंपलेस्ट तरीका है कि यार परसेंटेज का पहले डिफरेंस देख लो आप कितना आ रहा है। परसेंटेज का डिफरेंस यानी कितना? 56 और किसका डिफरेंस? 48। 56 और 48 का डिफरेंस कितना है? 8% है। 8% है, तो यहां पर लिखूंगा मैं 8% आया। अब 8% इक्वल टू मार्क्स का डिफरेंस होना चाहिए। अब मैंने कल बताया मोर और लेस अगर आता है तो एडिशन, मोर और लेस एडिशन। मोर मोर आया तो सब्ट्रैक्शन, लेस लेस आया तो सब्ट्रैक्शन। ये कह रहा है एक जगह पर ज्यादा मिले होंगे और एक जगह पर कम मिले होंगे, तो क्या करेंगे? एडिशन, एडिशन करते हैं। मतलब एडिशन करेंगे, 10 + 6 कितना? 16। तो 8% की वैल्यू 16 है। 8% की वैल्यू 16 है। अगर 8% की वैल्यू 16 है, 1% की वैल्यू 2 है, 1% की वैल्यू 2 है। ये स्टेप समझ में ही? 1% की वैल्यू 2 मार्क्स है, यानी 1% कम मिला तो यानी 2 मार्क्स है। ठीक है, ऐसा। 56% मार्क्स जब मिले तो उस समय वो पास हुआ। पास हुआ कितने ज्यादा मार्क्स से पास हुआ? 10 मार्क्स से ज्यादा मार्क्स से पास हुआ। आराम से समझना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, डायरेक्टली सॉल्व कैसे करते हैं। यार 56% जब मिले तो 10 मार्क्स ज्यादा मिल गए, तो 10 मार्क्स ज्यादा मिले तो परसेंटेज भी ज्यादा होंगे। कितना ज्यादा होगा ये पहले समझ लेते हैं। एक परसेंटेज की वैल्यू कितनी है? तो उसको तो 10 मार्क्स मिले। 10 मार्क्स मिले तो कितना ज्यादा परसेंटेज मिला? 5%। कितना ज्यादा मिला? 5%, क्योंकि पासिंग से ज्यादा मिला। तो बताइए यार पासिंग का कितना चाहिए था? 51%, क्योंकि पासिंग का जो चाहिए क्या करेंगे? 56 में से 5 क्या करेंगे? माइनस। देन व्हाट इज द आंसर? 51%। 51% इज अ पासिंग मार्क्स। तो 51 वाला डी इज द आंसर है, ये वाला आंसर। कल हम लोगों ने यही सवाल देख रहे थे, कल इसमें मार्क्स पूछा जा रहा था, आज क्या किया उसने? परसेंटेज भी पूछ लिया कि परसेंटेज बताओ कितना था। कैसे सॉल्व करना है समझ में आ रहा है? ठीक है, डिफरेंस लेंगे तो डायरेक्ट लिखा, लेकिन मोर है ले से तो एडिशन किया, यहां पर डायरेक्ट परसेंटेज मिल जाता। आगे बढ़ जाओ। क्लियर? अगला सवाल आप लोग ट्राई कीजिएगा। हाँ, इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट ऑब्टेन 20% मार्क्स, एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिले एंड फेल बाय 75 मार्क्स, while the another candidate obtained 55% marks and passed by 20% maximum of the passed by 20% of the maximum marks, 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। पास तो हुआ, लेकिन कितने से हो रहा है? 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। हाँ, मैक्सिमम मार्क्स का 20% से, पासिंग से। व्हाट आर द पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स कितने थे? सही सवाल है। मतलब परसेंटेज दो जगह पर अलग अलग प्रकार से दे दिया। प्रिंट मिस्टेक तो नहीं लग रही है, लेकिन अगर देख भी लेते हैं, अगर मान लो कि ठीक है सर प्रिंट मिस्टेक 20 मार्क्स, 20 ऑफ द नहीं 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, ये तो सही है। देन व्हाट इज द पासिंग मार्क्स?
पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, किसी का आंसर है। अब वो कह रहा है कि उस एक कैंडिडेट को अगर 20% मार्क्स मिल गए तो वो तो कह रहा है मैं तो फेल हो गया, और फेल कितने से हुआ, 75 से, यानी पासिंग से 75 कम मिला होगा। और दूसरा कह रहा है वाइल द अनदर कैंडिडेट ऑब्टेन 55% मार्क्स, वो कह रहा है यार 55% मार्क्स मिला, देन पास बाय 20% ऑफ किसका, मैक्सिमम मार्क्स का, पास बाय 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। और उसको ज्यादा तो मिला, लेकिन किसका ज्यादा कह रहा है, 20% कह रहा है, और किसका, मैक्सिमम मार्क्स, जो भी मैक्सिमम होगा उसका 20% कह रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। आप लोगों ने जो एक्स लिया है, मतलब जितने भी लोगों ने 175 किया, लॉजिक क्या बना है वही मैं चाहता हूं कि क्या किसको 175 का मतलब प्रेजेंट कैसे किया। मैक्सिमम मार्क्स पता है क्या, नहीं। मैक्सिमम मार्क्स पता है क्या, लग तो नहीं रहा मैक्सिमम मार्क्स पे। तो मैक्सिमम देखो, परसेंटेज मैक्सिमम कह सकता है, कितना परसेंटेज मैक्सिमम होगा, 100%, ये तो कह सकता है। बट मैक्सिमम मार्क्स बताना थोड़ा गलती हो जाती है। कैसे लिखेंगे, सपोज मान लो ऐसे चलते हैं कि एक कंसेप्ट ऐसे मान के चलते, बेसिक से जाता हूं। मान लो कि टोटल मार्क्स, टोटल यानी मैक्सिमम, टोटल मार्क्स एग्जाम का ले लेते हैं एक्स करके, पहले समझते हैं, देख लेते हैं। टोटल मार्क्स मान लेते हैं एक्स, यानी पूरा, यानी कितना परसेंट होगा, 100%। ये बात क्लियर है, 100%। ठीक है, अब समझे कि अगर 100% हमारे मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट ऑब्टेन 20% मार्क्स, कैंडिडेट को एक खाली 20% ही मिला। अगर इसको 20% मार्क्स मिला तो वो कह रहे फेल हो गया, फेल बाय 75। बाय 75 का मतलब जो भी पासिंग मार्क्स है उससे वो 75 से फेल हो रहा है, 75 से फेल हो रहा है, 20% मिलने के बाद 75 मार्क्स से फेल हो रहा है। हाँ, तो एक काम करेंगे, फेल का मार्क्स पता ही नहीं है। अब फेल का मार्क्स पता नहीं, तो अभी के लिए मान लो वाई, वाई माइनस कितना लिखेंगे, अभी के लिए ऐसे मान लेते, वाई माइनस कितना लिखूंगा, 75। ठीक है, बेसिक से देखते हैं फिर चेक करेंगे। while the another candidate obtained 55% मार्क्स, अनदर कैंडिडेट को 55% मार्क्स मिले। अब वो कह रहा है 55% अगर जो मार्क्स मिले, वो कह रहा है एंड पास बाय 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, वो तो पास तो हुआ, पास हुआ मतलब ज्यादा मिला, और किसका ज्यादा मिला, 20%, किसका, मैक्सिमम मार्क्स का। तो एक ऐसे आता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, एक्स, ये एक्स का 20% ज्यादा मिलेगा, यानी वाई तो मिल रही होगा, प्लस 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, 20% का मतलब फ्रैक्शन में क्या होता है, 1/5। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यार x/5 होगा, फिर 1/5 का मतलब x को 5 से डिवाइड करना, ऐसे हुआ। और इसको सॉल्व करने के बाद हमें सवाल पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये लेंदी तो हो रहा है, लेंदी तो दिख भी रहा है, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x ये चाहिए। अब x की वैल्यू निकालना है, ये हमारा मेन पर्पस हो गया, सर x की वैल्यू निकाल के बताइए। अभी के लिए काम करते हैं, पूरा सॉल्व करके देखते हैं, फिर चेक करते हैं। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 4 जा, और ये कितना, 11 जा, सही ऐसे आएगा, 11 से आएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद में ये नंबर इधर चला गया, कितना आएगा, 11y माइनस 11 इंटू कितना, 75 इक्वल टू 4 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4y प्लस 4 इंटू कितना यार, 4x डिवाइडेड बाय कितना, 5। पूरा लेंदी तो हो रहा है, ठीक है, चेक कर लेते पूरा, यहां तक आए। अब कैलकुलेशन करते समय क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई भी एक नंबर का, ये नंबर इधर लाते हैं, क्या करेगा, माइनस करेगा, माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 7y, 7y इज इक्वल टू 4x डिवाइडेड बाय 5 प्लस कितना, 11 इंटू 75। ठीक है, 4x डिवाइडेड बाय 5 प्लस, काफी हद तक लेंदी होगा ना, 7x आ गया। देखो y की वैल्यू चाहिए तो x को हटाना पड़ेगा, और x को निकालना है, ये नंबर इधर आया, इस साइड में आने के बाद में क्या बनाइए, माइनस कर दिया, कितना होगा, 7y माइनस 11 इंटू 75 इज इक्वल टू कितना, 4x/5। हाँ, 4x/5, ठीक है, 4x/5 का नंबर है। अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो हर जगह पर 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा लेंदी हो जाएगा काफी हद तक। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू निकालो। ठीक है, 35% पासिंग है, 35% में तो ऐसे एक काम करता है, ऐसे समझिए, परसेंटेज ही ले लेते हैं, परसेंटेज से समझिए। एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिले, ठीक है, 20% मार्क्स मिले, हाँ, और 20% मार्क्स मिलने के बाद में वो फेल हो जाता है किससे, 75 से। अनदर कैंडिडेट कह रहा है कितने मार्क्स मिले, 55%, 55% मिले, और 55% जो मार्क्स मिले वो क्या कह रहा है, 20% ज्यादा मिल गए।
20% ज्यादा मिले। और 20% ज्यादा मिले किससे? मैक्सिमम मार्क्स से। मैक्सिमम, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स इन अ परसेंटेज? 100। तो 100 मिले। तो 100 जो मिला, 100 अगर हमारा मैक्सिमम है, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। 100 का 20% 20 होता है। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 35%। 35 में अगर ऐड भी करें, एक मिनट, 35 प्लस 20%, ठीक है, 35 प्लस 20%। मैक्सिमम ये क्लियर नहीं हो रहा ना। मैक्सिमम मार्क्स का मतलब मैक्सिमम सबसे ज्यादा होना चाहिए, 20% लेंगे, 20% ऑफ 100। 175, आप लोगों का लॉजिक क्या लगा, मतलब कहां से जुगाड़ लगा दिया कि ऐसे ऐसे कुछ करना है? जितने भी लोगों ने 175 बताया, एक तो मुझे कंटेंट ऐसे महसूस नहीं हो रहा है इसमें। सॉरी, 175 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है सर, सेकंड कंडीशन पे ध्यान दो। सेकंड कंडीशन पे ठीक है, सेकंड 55% ऑफ द मार्क्स एंड पास बाय 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। 55% ऑफ द मार्क्स सेकंड को मिला, और ये कह रहा है पास बाय कितना? 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो मतलब 55 में 20% है, और 55 और 20% का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 35%। 35% लगा सकते हैं। अब 35% अगर पासिंग मान लेते हैं, हाँ ना, डायरेक्ट यही पासिंग कहेंगे ना। देखिए ऐसे मान लो, ठीक है, एक काम करते हैं, सही है, यही कर सकते हैं, एक यही तरीका होगा। ऐसे समझ लो, एक कैंडिडेट को कितना मिला? 20%। वो कह रहा है फेल हो जाता है, कितने से? 75 मार्क्स से फेल हो गया, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट को पूछा कि आपकी क्या कंडीशन है, तो दूसरा वाला कह रहा है कि उसको कितना मिला? 55। अब 55 मिला मतलब पास हुआ होगा। और कितने परसेंटेज से पास हुआ, ये अगर पूछा जाए कितने परसेंटेज से पास हुआ, तो कितने परसेंट से पास हुआ? 20% ज्यादा मिले। 20% ज्यादा मिले, ज्यादा मिले कि नहीं उसको? 20% ज्यादा मिला। अब 20% ज्यादा मिला तो ये हो गया 20% ज्यादा मिल गया कब? जब 55% मिल जाता है। 55% मिल जाता है, तो फिर पासिंग कितना? 35, क्योंकि पासिंग का परसेंटेज हमें पता होना चाहिए खाली। अब पासिंग का परसेंटेज कैसे आएगा कि 55 में से क्या करेंगे? 35, नहीं, 55 में से क्या करेंगे? 20 माइनस कर देंगे। 20% ज्यादा मिला था ना, तो 20% माइनस कर देंगे। तो 55 में से 20% माइनस करेंगे, कितना आएगा? 35% है। 35% ही पासिंग है। 35% ही पासिंग कह सकते हैं। देखो मार्क्स वो एक्स वाई में तो लेंदी हो जाएगा, ये मेथड तो कह सकते हैं 55 मार्क्स मिले हैं, परसेंटेज है। 55 मिलने के बाद पास तो हो रहा है, लेकिन कितने परसेंट से पास हो रहे हैं? 20% से। तो 20% एक्स्ट्रा है पासिंग से। 55 में से 20 माइनस करेंगे तो 35% का पासिंग बनता है, ठीक है, 35% का पासिंग बनता है। सवाल हुआ कि 35% का वैल्यू कितनी है, ये पूछा गया, ठीक है, 35% की वैल्यू कितनी है। तो मान लो 35% की पासिंग वैल्यू हमें पता नहीं, तो क्या मानेंगे? एक्स, ये कह सकते हैं 35% इज एक्स। पहली बार कितना मिला था? 20%। और कम मिला था या ज्यादा मिला था? कम मिला था। कितना कम मिल गया था? 75। ये देखिए यार, पहले इसमें कितना मिला था कम? 75 कम मिला था। तो एक्स की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अब एक्स की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये सॉल्व करते समय 7 से 5 से डिवाइड करूंगा तो 7 जार, ये कितना? 4 जार। ये नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा, इधर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा? 4x। 7 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 7x, माइनस 7 इंटू कितना? 75। अभी के लिए ऐसे लिख दो, 7 इंटू 75। चलो ये स्टेप समझ में आ रही है। ये नंबर इधर जाएगा तो माइनस होगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, जो माइनस है वो प्लस होगा। डिफरेंस कितने का आएगा बता सकते हो? दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3x। तो इस साइड में देख लीजिएगा, नंबर आ रहा है 3x, और 3x की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू कितना? 75। 3 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आएगा? 25, एंड 25 7 जार कितना? 175। 175 राइट आंसर है, करेक्ट, 175 वाले करेक्ट आए। मैक्सिमम मार्क्स मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज मान के चल सकते हैं। गड़बड़ मेरी वही हो रही थी, मैं भी मैक्सिमम मार्क्स की तरफ ही ध्यान दे रहा था। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे तो पूरा मार्क्स, अब पूरा मार्क्स तो हम लोग जानते ही नहीं, लेकिन पूरा परसेंटेज जरूर कह सकते हैं। पूरा परसेंटेज कितना होगा? 100। 100% का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो जब उसको 55% मार्क्स मिले तो 20% ज्यादा मिल गए, 20% ज्यादा मिल गए पासिंग से। तो पासिंग कितना होगा? 55 में से 20 माइनस करना, तो कितने का पासिंग था? 35। अगर पासिंग 35 का था तो उसका मार्क्स पता नहीं, तो 35% की वैल्यू एक्स है,
20% की वैल्यू x-75, ठीक है। IMP करना, क्योंकि ये लाइन थोड़ा गड़बड़ करती है, ये लाइन वाली थोड़ी चेंज हो जाएगा। और बाकी जितने भी लोग सवाल कर रहे हो 175, कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा हूं, प्रेजेंट कैसे किया वो तो पता होना चाहिए, कि हाथ देख के बता रहे हो, हाथ की रेखा देख के कि 75 आएगा, 175 लगा दिया। ठीक, सही से मतलब क्या स्टेप उठा रहे हो, लॉजिक कैसे बिल्ड कर रहे हो, ये जानना जरूरी है। ये समझ में है सभी को? दोबारा देखिए क्या बताया था, एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिलते हैं तो फेल हो जाता है। फेल कितने से हुआ था? 75 मार्क्स से। परसेंटेज अलग है, मार्क्स अलग है। 20% है, मार्क्स 75 से फेल हुआ, यानी पासिंग से 75 कम मिले होंगे। दूसरी बार दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलता है? 55%। लेकिन क्या बताया था? 20% ज्यादा मिले, 20% मैक्सिमम मिले। किसका? मैक्सिमम मार्क्स का। मैक्सिमम मार्क्स पता है क्या? नहीं। मैक्सिमम परसेंटेज कितना होगा? 100। 100 का 20% कितना होता है? 20। तो हम लोग कह सकते हैं 20% ज्यादा मिला। कब 20% ज्यादा मिला? जब परसेंटेज कितना मिला था? 55। तो पासिंग का परसेंटेज बता सकते हैं। पासिंग का परसेंटेज कितना हो गया? 55 में से 20, 35, यानी 35% पे पासिंग है। 35% का पासिंग है तो मार्क्स पता नहीं है, तो 35% की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन 20% की वैल्यू है x-75। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। ठीक है, चले अगला सवाल। अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन fail by 45 marks, but the another candidate who get 40% marks and get 30 more than the passing marks, then find the percentage of pass marks out of the total marks। देखो परसेंटेज में ही पूछ रहा है, हाँ परसेंटेज में बताने की डिमांड कर रहा है कि परसेंटेज में ही पास का मार्क्स चाहिए, मतलब परसेंटेज पासिंग। ठीक है, कितना होगा ये निकाल सकते हैं, सिंपल है। 30% आ रहा है बट ऑप्शन में नहीं है, तो फिर नन ऑफ दिस लगाता हूँ। हाँ चलो, और एक ऑप्शन लगा देता हूँ 30%। नन ऑफ दिस लग रहा होगा तो 30%। ओके, और किसी का आंसर? 36%। ठीक है, अब उनको लग रहा है तो लिखना तो पड़ेगा ना ऑप्शन में। और हाँ सही है ना, उनका आंसर भी तो सही है। 30% पे फेल हो रहा है तो आप पासिंग नहीं बता सकते, है कि नहीं? और कोई? चलो एक मिनट, हाँ ध्यान से देखें। तो ये आंसर गलत ही होगा 30%, क्योंकि ऑप्शन में भी दे दिया है और यहां पर देखें। अ कैंडिडेट हु गेट 30%, दीज आर द परसेंटेज। परसेंटेज मिला और क्या हुआ? परसेंट मिलने के बाद फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हुआ? यानी 45 कम मिले, 45 मार्क्स कम मिले। 45 ज्यादा दे दो तो पास हो जाता, इतना कह सकते हैं। फिर कह रहे अनदर कैंडिडेट गॉट गेट 40%, 40%, और वो कह रहा है कि वो ज्यादा मिल गया। कितना ज्यादा मिला? 30 मार्क्स ज्यादा मिला। मोर है, मोर का मतलब ज्यादा। हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? 10। ये समझ में आ रहा है? 10% होंगे, मार्क्स होंगे, परसेंटेज होंगे। ठीक है, परसेंटेज चल रहा है तो यहां पर लिखा 10%, ऐसे। अब इस साइड में एक जगह पर लेस है, एक जगह पर मोर है। लेस और मोर का क्या करते हैं? एडिशन। एडिशन कर दो। एडिशन करेंगे कितना आएगा? 75। अब 75% नहीं होंगे, क्या होंगे? मार्क्स होंगे। चलो यहां तक आ गए। हमें पूछा गया परसेंटेज बताओ पासिंग का कितना है। ठीक है, ऐसे आ गया। ये सभी को समझ में है। अब ये सॉल्व करते समय ये देखेंगे, परसेंटेज के ऊपर बात कर लेते हैं यार। 10% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू या 2% की वैल्यू बता सकता हूं। नहीं तो एक काम करते हैं ना, परसेंटेज ही चल रहा है ना, तो खाली इससे ही काम बन जाएगा हमारा। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 10% का मतलब होता है 75 मार्क्स। ये तो हमें पता ही चल रहा है, 10% का मतलब 75 मार्क्स है। यहां पर कितने से फेल हुआ? तो 45 का मतलब परसेंटेज बताएंगे, कम कर देंगे, ऐड कर देंगे, ये वाला कंसेप्ट होगा। 45 कम मिला ना, तो खाली यहां पर लिखेंगे 45 मार्क्स का मतलब कितना परसेंट। कितना परसेंट आएगा ये यहां से उठा लेंगे, और जो भी परसेंटेज आएगा वो 30 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, क्योंकि उसमें 30 में मिल गया तो उसका पासिंग था। स्टेप समझ में आ रही है यार? देखिए 45 से यहां पर फेल हुआ कि नहीं, तो 45 का जो भी परसेंटेज आएगा, आप 45 दोगे तो पास होगा कि नहीं? तो परसेंटेज उतना दोगे तो भी पास होगा। तो खाली यहां पर मैंने ऐसे प्रेजेंट किया। अब ये प्रेजेंट करते समय आमने सामने डिवाइड, अप डाउन डिवाइड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 15 से डिवाइड करता हूं। 15 कितना? 3,000। 15 कितना? 5,000। ये स्टेप समझ में आई? ठीक है, 5 से डिवाइड करता है। 5 1 5 कितना? 2,000। एंड 2 × 3 कितना? 6। तो 6% दे दो, उस समय पास होगा। इस समय का परसेंटेज कितना है? 30। तो 30 में ऐड कर दो 6, तो 30 + 6, 36% में पासिंग था। ऐसे, ये वाला सा। ठीक है, तो 36% इज पासिंग।
चलो इनके हिसाब से लगाते हैं। हाँ, मैं दोनों मेथड बताता हूँ आपको, जो ऐसे लगे। इज द राइट आंसर 36% इज द करेक्ट आंसर ना, परसेंटेज में। बेसिक से भी बताता हूँ, बेसिक से भी बताते हैं ना, बेसिक से कैसे मिला वो भी तो पता चलेगा। यही अच्छी मेथड है, सबसे अच्छी मेथड है। इसमें डिफरेंस आ गया, डायरेक्टली आंसर। इसमें और एक तरीका बताता हूँ, दूसरा मेथड भी देखो। 10% डिफरेंस पता चला। 10% की वैल्यू कितनी है? 75। 40% जब मिला उस समय ज्यादा मिले थे ना, उस समय ज्यादा मिला था ना। तो 30% का, 30 मार्क्स का परसेंटेज निकाल के इसमें से माइनस करो तो भी आंसर आएगा। और एक मेथड समझे आप, एक ऐसे भी कर सकते हैं कि सर 10% का मतलब है 75 मार्क्स। और एक जगह पर हम लोग कह रहे हैं कि जो मार्क्स मिला, मतलब एक जगह पर कितना मिला था, यहां पर ये देखना, ये कहां पर मिल रहा था 30। तो अब लोग कहेंगे 30 मार्क्स का मतलब कितना परसेंटेज। ठीक है, यहां पर जब उसको परसेंटेज कितने बताए थे, 40, ज्यादा परसेंटेज थे ना पासिंग से, तो जो भी नंबर आएगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस केस में आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यार वही नंबर आमने सामने डिवाइड, 30 से 15 से डिवाइड करूंगा तो 2 जार 15 कितना, 5 जार, 5 1 जार 5 कितना, 2 जार, और ये मल्टीप्लाई करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। और 4% ज्यादा मिले होंगे। अब ज्यादा मिले होंगे तो ये नंबर इसमें से क्या करेंगे, माइनस, तो भी आंसर कितना आएगा, 36 ही आएगा। ये भी 36 आएगा। ठीक है, अदिति आपका सवाल, आपके ऊपर आता हूं। आपने जो किया वो लेंदी है, बहुत लेंदी है, आपने जो अभी कर रहे हैं। आप ऐसे कर रहे हो कि पहली बार कितना परसेंटेज बना, 30। पासिंग से कम मिला तो पासिंग का मार्क्स आपने एक्स माइनस कितना लिया होगा, एक्स माइनस लिया होगा ना। कितना है, 75। अरे पहली बार कितने कम मिले, 45, तो फिर ये ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्स माइनस 45। दूसरी बार कितना मिला, 40%, पासिंग से ज्यादा मिला कितना, x+30। x+30, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में किसकी वैल्यू आएगी, x की आएगी, बट वो परसेंटेज होगा या मार्क्स होगा, मार्क्स होगा। हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज। फिर दोबारा ऐड करो, फिर दोबारा सॉल्व करो, ये वाली मेथड होगी। समझ आता है, क्लियर। आप इसको सॉल्व कर लो, मार्क्स पता चलेंगे, पासिंग के मार्क्स पता चलेगा, परसेंटेज पता नहीं चलेगा, परसेंटेज तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो लेंदी होगा काफी हद तक। चले नेक्स्ट सवाल पे आता हूं, अगला सवाल। अनुराग आयुष गेट 48% एंड 33%, परसेंटेज देखना, परसेंटेज दिए, मार्क्स इन एन एग्जाम। If Anurag got 60 marks more than the passing marks and Ayush got 15 marks less than the passing marks and Veer got 54 percentage marks, then find the Veer got how much more marks than the passing marks. कितना सही घुमा है, एकदम घुमा के एक जगह पर आ गए। फिर वो पूछा वीर के बारे में, कहानी सुनाई आयुष और अनुराग के बारे में, और पूछ तो वीर के बारे में रहा है। बताओ यार क्या करोगे। रेड करने के बाद पता चला स्टार्टिंग में किसके बारे में बात कर रहे हैं, अनुराग और आयुष, इसके बारे में। इन दोनों में डिफरेंस है परसेंटेज का। ठीक है, डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 15। तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिखता हूँ, 15% का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली मार्क्स में भी डिफरेंस होगा, मार्क्स में डिफरेंस होगा। मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, 75। क्यों 75, एक जगह पर मोर है, एक जगह पर लेस है, तो मोर और लेस की करते हैं एडिशन। तो 15% का मतलब होगा 75 मार्क्स। ठीक है, ऐसे ये स्टेप समझ में, 15% का मतलब हुआ 75% मार्क्स। अब हम लोग वीर के मार्क्स तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं, वीर का मार्क्स निकालना डिफिकल्ट नहीं है। सवाल क्या था, वीर को कितने ज्यादा मार्क्स मिले पासिंग से, ये वाला है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप देखिए आप कैसे। पहला क्या करेंगे, यार 15% का मतलब 75, तो 1% का मतलब कितना ये निकालते हैं। 1% का मतलब हुआ 5 मार्क्स। ठीक है, चलो 1%, यानी किसी को 1% बढ़ रहा है, 5 मार्क्स अगर ज्यादा मिले तो 1% आपको दिया जाता है, ऐसे उसका कहना है। तो बात बताइएगा, अनुराग जो है ना, अनुराग, उसको ज्यादा मार्क्स मिले हैं, अनुराग को मिले कि नहीं। अनुराग को परसेंटेज कितने मिले हैं, 48। सवाल मत करना, ध्यान से देखिए, बोर्ड की तरफ देखना, पीछे, हाँ बोर्ड की तरफ ही देखो, हाँ पूरा। अनुराग को कितने परसेंटेज मिले, 48। 48 मिले, 48 परसेंटेज मिले, तो अनुराग को ज्यादा मिले मार्क्स से, पासिंग से, कम मिले, ज्यादा मिले, ज्यादा मिले कि नहीं। मेरा सवाल है अनुराग को कितने ज्यादा मार्क्स मिले हैं, 60 मार्क्स मिले हैं, तो परसेंटेज भी ज्यादा है। फिर परसेंटेज कितने ज्यादा है, तो यहां पर मान लेते हैं अनुराग की कहानी समझ लेते हैं। ये अनुराग है,
अनुराग। हाँ, तो 60 मार्क्स तो हमें दिए ही है, लेकिन परसेंटेज में जैसे पूछा जाए तो 60 मार्क्स को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज परसेंटेज तो कहते हैं 1% यानी 5 मार्क्स का। तो हमारे पास तो 60 मार्क्स है, 60 को 5 से डिवाइड करूंगा। अब 60 को 5 से डिवाइड करूंगा, अनुराग को कितने परसेंटेज थे? 12% अनुराग को मिले थे, एक्स्ट्रा 12% मिले थे। स्टेप समझ में आ रही है? क्योंकि अनुराग ने तो 60 मार्क्स ज्यादा बताए थे, 1% का मतलब 5 मार्क्स है, 5 से डिवाइड किया, अनुराग को 12% ज्यादा मिले। तो अनुराग से मुझे यह पता चल जाएगा हमें कि पासिंग कितने का था। पासिंग का परसेंटेज जरूर कह सकते हैं। पासिंग का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 48 में से कितना माइनस कर देंगे? 12। तो बताओ 48 में से 12 माइनस करें कितने का? 36% का ही पासिंग का था। पासिंग कितने परसेंटेज का था? 36। अब पासिंग आ गया सर, आपको सर पासिंग का तो जरूरत नहीं है। पूछा किसके बारे में? वीर के बारे में। वीर के बारे में पूछा, वीर को कितने मार्क्स मिले पासिंग से, ये पूछा गया था। बताओ वीर को परसेंटेज कितने है? 54। पासिंग का कितना है? 36। कितना ज्यादा परसेंटेज मिला? 18। वीर को कितना ज्यादा परसेंटेज मिला? 18। ये स्टेप समझ में आ रही है? 54 में से कितना माइनस करेंगे? 36। 54 में से 36 माइनस करो, कितना आएगा? 18 आएगा। पक्का 18 आ गया। तो वीर को परसेंटेज मिला 18% ज्यादा, 18% ज्यादा मिला। सवाल था 18 का मतलब कितना मार्क्स, कितना मार्क्स किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो 18 5 जार कितना? 90। तो 90 इज द राइट आंसर। देखो एक रिपीट करूं क्या? डाउट है तो रिपीट कर सकता हूँ। हाँ साक्षी, नहीं 54 क्या है? परसेंटेज। किसके परसेंटेज है? वीर के। पासिंग का परसेंटेज कितना है? 36। तो 36 में से 54 माइनस करते हैं तो वीर को ज्यादा मार्क्स मिले ना पासिंग से। कितने परसेंटेज ज्यादा मिले? 18। तो वो तो 18% मिले, हमें 18% नहीं पूछा, क्या पूछा? मार्क्स बताओ। 1% की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 18 इंटू 5 करके देखो, 90 आएगा। 90 मार्क्स ज्यादा। अच्छा कंटेंट है यार, घुमा के पूछ रहा है, एकदम आराम आराम से लेके पूछा जा रहा है। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, चलेगा? इसको भी आईएमपी कर देता हूं, मतलब ऐसा था ना, एक लेवल थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिया है उसने। आईएमपी का मतलब खाली इतना ही कहना है, जब आप एग्जाम में जाओगे, जिस नोट्स के सामने ऐसा सिंबल दिख जाए, रिवीजन करते समय उसका वीडियो भी देख लेना और खुद होके सवाल करके देख लेना, हाँ, कि ऐसे कुछ सवाल आए सकते हैं। ये वाला सवाल, लास्ट सवाल इस नोट्स का, नेक्स्ट लेवल चेंज हो जाएगी। चेक करते हैं। ठीक है, देखिए क्या दिया है। इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 256 ऑफ द टोटल मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स टू पास। पास के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 256। इसका कहना है कि 256 किसी को मार्क्स मिल जाता है, वो एग्जाम में क्या हो जाता है? पास हो जाता है। इतना समझेगा। फिर आगे कहा, अ स्टूडेंट गेट 192 मार्क्स, 192 मार्क्स एंड डिक्लेयर इज अ फेल। अब देखो यार, जाहिर सी बात है कि 256 पे अगर पासिंग है, 192 मिलेगा तो फेल ही होगा, ये तो हम लोग कह भी सकते हैं, क्योंकि कम मिले ना, तो फेल हो गया। अब आगे क्या बताया उन्होंने? फेल तो हुआ, लेकिन बात कर रहे थे डिफरेंस ऑफ द पास मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट एंड द रिक्वायर्ड टू पास इज अ 10%। वो जो स्टूडेंट को जो मार्क्स मिला और जो पासिंग चाहिए था, उनमें डिफरेंस कितने का था? 10%। बट हमें तो डिफरेंस अलग नजर आ रहा है। मैंने पूछा 256 और 192 का डिफरेंस तो है, कितने का डिफरेंस है? 64 का है। वो कितना बता रहा है? 10%। यानी 10% का मतलब हो गया कितना? 64। 10% का मतलब तो 64 मार्क्स का हुआ। अब ये तो मार्क्स हो गया, लेकिन फाइंड क्या करना था? मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स अ स्टूडेंट कैन गेट। मैक्सिमम का मतलब कितना होता है? 100%। हाँ, आज के एग्जाम में देखिए बच्चों को 100% मिलता है। ठीक है, मिलता है कि नहीं? आप में से कोई है क्या क्लास में कि जिनको 10th में 100% मिला? कोई भी नहीं है। 90 वाले कोई है क्लास में? ओके, 90 है। 94। ओके, 12th में, हाँ 90 वाले तो होना चाहिए ना, अगर पता तो होना चाहिए ना यार। 100% मिलते हैं, मतलब ऐसा कंडीशन है कि बोर्ड वाले टीचर मार्क्स रिजेक्ट नहीं कर पा रहे ना आज। ठीक है, तो 10% का मतलब 64, तो 100% का मतलब कितना आएगा? ये वाला सवाल होगा। ठीक है, सही है। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 0 0 यहां से क्या हो गया? कैंसल। मल्टीप्लाई कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी? 640। 640 इज द सिंपलेस्ट आंसर। और ये वाला सवाल, तो ये वाला आंसर था, इस प्रकार से जाना था। पहला लेवल क्या हुआ कि स्कूल में गए, कॉलेज में गए, सर पास और फेल हो गया। पास और फेल के बाद में क्या है? जॉब लगा। और जॉब लगा तो सबसे मेन क्या चीज होती है? पैसा आना स्टार्ट हुआ।
अब पैसा आएंगे तो हैंडल भी करना है, घर पे कितना आया, खर्चा कितना किया, उसके ऊपर नेक्स्ट पार्ट इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, सेकंड पार्ट। चलिए तो इसको सेव करता हूँ, ये नोट्स आपको अपलोड कर देता हूँ, लिखिएगा। पार्ट नंबर नेक्स्ट, टाइप नंबर आपने बनाया होगा ना, टाइप नंबर कौन सा कितना है? हाँ 4 है। देखना पहला कैलकुलेशन था, फिर वो थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज था, फिर वो इनकम, वो वाले थे, अभी पास फेल हो गया। नेक्स्ट 4 होगा, जो भी टाइप है देख देना यार, हाँ? आपने जैसे नोट्स बनाए होगी उस प्रकार से देना। इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग करके लिख, ओनली एग्जाम के लिए मत पढ़ना, क्योंकि क्या होगा ना, बहुत बार ये होता है सभी के साथ कि सर टॉपिक बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और क्लियर भी हो गए, ऐसा भी होगा कि हम लोग जहां पर जा रहे हैं क्लियर भी हो गया, अच्छी तरह से जा रहे हैं, बट वो रिजल्ट ही नहीं ला पा रहे जो उसकी चाहिए थी। एक मैं बुक पढ़ रहा था, कभी टाइम मिले तो जरूर बुक पढ़ना। एक बुक है शिव खेरा, इनकी फेमस बुक है, यू कैन विन, यू कैन विन के नाम से एक बुक है, जिसको हिंदी में लिखा है जीत आपकी। ठीक है, जीत आपकी करके, बहुत मशहूर राइटर थे, और उन्होंने उनकी एक जो फेमस बुक है, वो करीबन बेस्ट सेलर मानी गई थी, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर उस समय की, मतलब आज से लेके 20 साल पीछे। अभी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर आए हैं, आप देखेंगे कहीं ना कहीं हर एक की बुक बहुत अच्छी होती है। इसकी एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ। टॉपिक वहां से, एक छोटे से व्यापारी, छोटे से दुकानदार, एक आदमी है जिसका रोज का काम है भजिया पकोड़े तलना, मतलब हम लोग ना भजिया पकोड़े वगैरह तलता है, वो अपना चल रहा है, गुजारा कर रहा है। पर ख्वाहिश ये है कि यार मैं तो एकदम सिंपल सा व्यापारी हूँ, कि अपना दुकान ही वैसे ही चल रहा है। तो उन्होंने क्या सोचा कि बेटे को नहीं, क्या बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाऊंगा, बहुत इंडिया से बाहर भेजूंगा, और इतना बड़ा बना दूंगा कि जब वो इंडिया में आए तो करोड़ों का व्यापार करे। लिखना मत, इस पे जाना ही नहीं है, पहले कहानी समझेगा। ठीक है, मैं जानता हूं कि आगे बढ़, अरे कुछ टाइम लगा के बढ़िए ना सभी के साथ में, तब मजा आएगा ना। तो हुआ क्या कि बेटा छोटा था, उसको पढ़ाया लिखाया, बहुत सारा खर्चा लगाया, और अपना डेली रूटीन वही कर रहे थे, मतलब ढाबे पे वो बैठना, दुकान पे वो काम करना, लोग गिराईक आ रहे थे, और बहुत अच्छे आचारी थे, पकवान ऐसे बनाते थे कि गिराईक का लान, मतलब लाइन लग रही है हर आदमी। धीरे धीरे बेटा ने क्या, बड़ा हो गया, बेटा फॉरेन में गया, वहां पर बहुत बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से स्टडी की, और स्टडी करने के बाद में अब आया गांव में। अब देखो कोई आदमी, एक छोटे से गांव का आदमी अगर फॉरेन में जा रहा है, और फॉरेन में जाते समय बहुत सारे लोगों में पहले जान पहचान हो जाती है, यार बाहर गया विदेश में जाके पढ़ रहा है, बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, वहां से आया। घर आते समय इंग्लिश हिंदी न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ेगा, हिंदी मराठी नहीं पढ़ेगा, कौन सा लाएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड, एकदम बिजनेस स्टैंडर्ड लेके, एकदम पैर पे पैर डाल के, नहीं क्या वो पुष्पा की स्टाइल में न्यूज़पेपर पढ़े जा रहा है रोज रोज। न्यूज़पेपर में कुछ अखबार में ऐसी लाइन आ रही थी कि आने वाले समय में मंदी आने वाली है, ठीक है, इन्फ्लेशन आने वाला है, लोग, गिरावट होगी, बाजार तहस नहस हो जाएगा। ये न्यूज़पेपर पढ़ता है और पिताजी से कहने लगा, पिताजी ध्यान से देखिएगा, 2-3 साल में नहीं क्या मंदी आने वाली है, और जो भी पैसा आएगा ना, जो भी चीजें, वो पूरी तरह से ठप हो जाएगी, क्योंकि न्यूज कह रहा है, सर्वे कर रहा है, इसका सर्वे उसका सर्वे, पिताजी को पढ़ा रहा है। पिताजी पढ़े लिखे नहीं, अपनी नॉर्मल। पिताजी कहने लगे, हाँ मंदी आने वाली है तो क्या कर रहा है? अब जो कर रहे हैं उसको सोच समझ के करना। अब देखो कचौरी पकौड़ा बेचने वाला आदमी, और उसको पता है मंदी आने वाली, उन्होंने क्या सोचा, कल से कम कचौरी बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, मंदी आने वाली है। अब ये कचौरी बेचने के समय कम बना दिया। अब जो ग्राहक आने वाला था वो वेट कर रहा है, कब मिलेगी कचौरी, कब मिलेगा पकौड़ा, ये कह रहा है मंदी आने वाली है। ठीक है, कचौरी पकौड़ा बंद। धीरे धीरे कम किया, फिर कम किया, फिर कम किया। लोग आ रहे थे, लोगों ने देखा यार मिलता ही नहीं इसके पास, बनाता ही नहीं है, फिर लोग जाने लगे। और एक दिन ऐसा था कि धीरे धीरे करके उसकी जो दुकान थी वो क्या हो गई, बंद हो गई। अब दोनों बाप बेटे बैठ के डिसाइड कर रहे हैं, मंदी तो आने वाली थी, आ ही गई। आपको लगा कि वो सच में मंदी थी उनके लिए? नहीं। इस केस में क्या हुआ, पढ़ा लिखा इंसान ने जो अच्छा बिजनेस चल रहा था उसको बर्बाद कर दिया, ठीक है नहीं? तो अनपढ़ आदमी सही चला रहा था, वो तो बहुत सही चल रहे थे। तो बात देखना, इनकम एक्सपेंडिचर की बात है। हो सकता है ये लगे ही नहीं आपको, आपको लगेगा कितना सिंपल है, ऐसे सवाल करना है वैसे सवाल है। समझाना क्या है, सभी के पास ऐसी एक चीज होगी, आने वाले दिनों में सभी के पास पैसा होगा। ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा जिसके पास पैसा नहीं है, आप में से सभी के पास होगा। मेन क्या होता है, आप उसको हैंडल कैसे करोगे और कैसे रखोगे, इसके ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है, तो चीज है, 3 टर्म्स को साथ में पढ़ता है। इनकम, बरसात लगा रही है यहां पर, और ये परेशान लग रहा है एक्सपेंडिचर के नाम से। ठीक है, तो 3 टर्म्स में आपस में रिलेशन बनाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो देखिए, जहां पर भी इनकम की बात होगी उसको प्रेजेंट करेंगे एक लेटर से, आई फॉर द इनकम। ठीक है, जहां पर भी एक्सपेंडिचर की बात होगी, एक्सपेंडिचर को रखेंगे ई से, ई फॉर एक्सपेंडिचर। और फिर आएगा सेविंग, और सेविंग को रखते हैं हम लोग यहां पर एस से, सेविंग को एस से। आपको क्या लगता है कि जो सीक्वेंस लिखा गया वो सही है या गलत है?
हम लोग पढ़ते समय टॉपिक का नाम ही होता है इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। लोग हमेशा यही प्रोनाउंस करते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर कभी नहीं बोलते। आप देखना कभी किसी ने कहीं पर रीड किया ना, मैं बुक पढ़ रहा था उसमें भी लिखा इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। आप जो जहां पर नोट देखोगे उसमें इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग बार बार बचपन से दिमाग में दिया गया है कि पैसा आएगा खर्चा करो फिर बचाओ, पैसा आएगा खर्चा करो फिर बचाओ। सही क्या होता है? पैसा आया, पैसा आया, पहले क्या करना है? सेविंग, और बाद में जो बचा हुआ जो नहीं है उसको क्या करना है? खर्चा कर दो। ये रियल फॉर्मेट है। लेकिन हम सभी का दिमाग एक ही क्लियर है, सभी के घर में पैसा आया, किसी के पास भी पैसा आएगा, वो पहले क्या करेगा? पहले खर्चा करेगा, और पूरा खर्चा हो गया फिर कहेगा मेरे पास इतने बचे अब, ठीक है, वही मेरी सेविंग है। तो इसमें ये देखना है, जब भी कोई भी पर्सन अपने जगह पर काम करता है, ये वाला पर्सन, इसके पास जो भी पैसा आता है, स्टूडेंट लाइफ में भी आता है, पॉकेट मनी इज ऑल्सो एक समथिंग मनी है, ठीक है, पैसा ही है। ये आने के बाद में इसके दो हिस्से बनाता है, इसमें से कुछ पार्ट पहले क्या करना है? सेविंग करना है। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं सर सेविंग करेंगे तो हमारे पास तो बहुत कम आते हैं। परसेंटेज में सेविंग करो। परसेंटेज का मतलब है, मान लो 5,000 आता है कि नहीं, उसका 10% बचा लो। 5,000 का 10% कितना? 500 रुपीज। तो 500 रुपए मुझे मिलते ही नहीं, ऐसे मान के चलेंगे। वो मिले हुए पैसे को साइड में लगा दिया, नहीं सेविंग में। फिर दूसरा साइंस कहता है, मैथ्स कहता है, या साइंस ऐसे ही मान लेता है, वो कहता है जो पैसा बच रहा है उसको खाली बैंक में मत रखना, क्योंकि कुछ दिनों के लिए बैंक ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा? बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और जो इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मार्केट का, महंगाई दर, वो बीट ही नहीं कर सकता आज के डेट में। जैसे मान लो, अभी एक एग्जांपल मान के चल रहा हूं, ये जो पेन है, ये पेन आज के डेट में जस्ट एग्जांपल इज 100 रुपीज में आ रहा है। अब मैंने 100 रुपीज मेरे पास है, मैंने बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट किए, तो बैंक मुझे एक साल का एफडी देता है 4 या 6%, उससे ज्यादा कभी भी नहीं देगा। फिक्स डिपॉजिट, यानी बैंक में आपने 100 रुपीज रखा तो उसका कितना बनेगा एक साल के बाद में? 106 रुपीज। लेकिन ये पेन अगले साल कितने में हो जाएगा? 115 रुपीज, क्योंकि मार्केट कहता है कि एक साल में महंगाई का दर 12 to 15% बढ़ जाता है। तो बात समझिएगा, जो आज मैं पेन परचेस करने वाला था वो मुझे 100 में मिल रहा था, लेकिन मैंने वो पैसे बैंक में रखे, और वो कितना बन गया? 104, 106। इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 115। तो वो कहता है कि जो आप पैसे सेविंग कर रहे हो, खाली बैंक में रखने से सेविंग नहीं होता है, उसको आगे क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए। और इन्वेस्ट सही जगह पर किया जाए तो पैसा बढ़ेगा, ठीक है, तो पैसा बढ़ेगा। फिर इन्वेस्ट के अलग अलग टाइप है, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है, बट खाली मुझे और ये नहीं बताना कि इन्वेस्ट करने के लिए सर ने बोला तो शेयर मार्केट में लग जाओ, अरे वो उसका टाइप है, उसमें भी लोग लूट रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखना, इन्वेस्ट करना सही होना चाहिए। इन्वेस्ट आप अलग अलग जगह पर कर सकते हो, गोल्ड में करो, बहुत सारे टाइप है, ठीक है। अब को टॉपिक पे आता हूं, जो पैसा आया उसको सेविंग किया, सेविंग करने के बाद में बचे हुए पैसे को क्या करना है? एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर। तो मोटा मोटा चीज ऐसे समझ लेते हैं कि इनकम जो है, इनकम के दो पार्ट बनेंगे। क्या बनेगा? इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज द इनकम फॉर्मूला। अगर किसी को फाइंड करना है सर सेविंग बताओ, सेविंग का फॉर्मूला क्या बनेगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। और किसी ने पूछा चलो एक्सपेंडिचर बताओ कितना होगा? इनकम माइनस सेविंग। तो ये वाला चीज आपस में होनी चाहिए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। ये तीन चीजें जिसको आपको यहां पर जानना है। इसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट होता है कि सेविंग जो की जाती है अमाउंट के हिसाब से नहीं करते, कभी भी ये अमाउंट के हिसाब से सेविंग नहीं करना है। यानी मान लो, गलत फहमी क्या है सभी के पास, जैसे मान लो कि एक पर्सन मंथली 50,000 कमा रहा होगा, ऐसे समझिए, 50,000 रुपए कमा रहा है, मैरिड पर्सन है, घर कुछ सब कुछ चलाना है, तो सेविंग वो कर रहा होगा 10,000 रुपए, 10,000 सेविंग किया। अब क्या होता है, हर साल के हिसाब से इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट होगी, तो इंक्रीमेंट अगर हो रही है तो सेविंग बढ़ना चाहिए कि नहीं? लोग सेविंग बढ़ाएंगे क्या? नहीं, क्या करेंगे? खर्चा बढ़ा देंगे। खर्चा कैसे बढ़ेगा? इसका एक रीजन बता रहा हूं, ये मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए नहीं बताऊं, सभी के लिए लागू है। पैसा बढ़ा तो लोग जो नॉर्मली चीज है उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, ब्रांडेड पे जाएंगे। जो नॉर्मल रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे अब उसमें नहीं जाएंगे, एसी अच्छा होटल में जाएंगे, जहां पर वो बाय डिफॉल्ट वहां पर ले रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेंडिचर ही बढ़ा रहे हैं, सेविंग नहीं बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कहना है जहां पर भी जाओगे सेविंग को बढ़ाओ, और सेविंग को परसेंटेज में ही काउंट करना। परसेंट से अगर काउंट करोगे तो सही ढंग से आपका आंसर लाइफ बैलेंस हो जाएगा। कैसे परसेंटेज? तो देखिए, जो टॉपिक के लिए चाहिए वही पढ़ाता हूं। टॉपिक में ऐसा आएगा कि यार सेविंग जो है वो नंबर नहीं चाहिए कितना रुपए, वो कह रहा है सेविंग परसेंटेज में चाहिए। तो आप बताओ, सेविंग परसेंटेज अगर फाइंड करना है तो सेविंग पता होनी चाहिए, और किसके ऊपर सेविंग करते हैं? इनकम के ऊपर करते हैं। तो जो इनकम आएगा उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से।
ये होता है सेविंग परसेंटेज। जो हम लोग खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, वो भी परसेंटेज में ही होना चाहिए कि किसके ऊपर कितना खर्चा हो रहा है, ये भी परसेंटेज में होना चाहिए। और ये परसेंटेज अगर एक्सपेंडिचर परसेंटेज अगर पूछा जा रहा है तो इसको भी लिखेंगे, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है लेकिन किसके ऊपर, इनकम के ऊपर, और जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो यार ये वाला परसेंटेज है। दुनिया की एक मतलब इंडिया की एक वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है आईटी में। आईटी में कोई ऐसा कंपनी का नाम बता सकता है? मैं हिंट देता हूं। आईटी में शायद उनका नंबर इंडिया में सेकंड रैंक पे आता है। आईटी फील्ड में जो लोग जॉब करते हैं ना, कि जिसने इंजीनियरिंग या एमएन कोई भी मतलब आईटी में कोई अपना एजुकेशन लेके चल रहा है, दुनिया इंडिया में सेकंड रैंक पे आती है। पहली रैंक पे टाटा ग्रुप की कंपनी है, टीसीएस वगैरह। सेकंड पे उनका नाम आता है। दुनिया भर में उनके ऑफिसेस है। इन्फोसिस, इन्फोसिस इज द राइट आंसर ना। इन्फोसिस की शुरुआत जो हुई थी, 10,000 रुपीज नारायण मूर्ति जी इन्होंने अपनी वाइफ सुधा मूर्ति से पैसे लिए थे। 10,000 रुपए से इन्फोसिस की शुरुआत हुई थी। और सुधा मूर्ति जी इनका कहना था कि मैं वो पैसा रेनी सीजन के लिए बचा के रखती थी। रेनी सीजन का मतलब होता है जैसे फार्मर अपनी फार्मिंग करता है तो उनको पता है बारिश का समय आएगा, उस समय फार्मर के पास कुछ भी नहीं होता, क्योंकि काम नहीं कर सकते, घर पे बैठ के रहना पड़ता है, खेती में नहीं जा सकते, मजदूरी नहीं कर सकते। तो लोग उस समय क्या करता है, कुछ पैसे बचा के रखता है। वहां से बचे हुए पैसे आज इन्फोसिस में लगे। आज दुनिया की सबसे टॉप कंपनी में इन्फोसिस आती है। तो आप देखना कितना बड़ा कर दिया उन्होंने लॉजिक के हिसाब से। ठीक है, चले तो टॉपिक पे आते हैं। पहला सवाल यार, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, बहुत ही सिंपल है, परसेंटेज से ही पढ़ना है, खाली टर्म्स आएगी, हाँ इतना समझेगा। पहला टर्म्स ये ऐसा है, राज सेव 10%। राज कह रहा है मैं सेविंग करता हूं, लेकिन सेविंग किसमें कर रहा है, परसेंटेज में, 10%। आफ्टर अ 2 ईयर when his income is increased by 10%, he could save the same money। अभी भी कितना कर रहा है वो, 10% ही बचाऊंगा। पैसा कितना बढ़ गया, 10% से। लेकिन वो कह रहा है मैं अभी भी मनी को 10% ही बचाता हूं। ठीक है, देन हाउ मच इज एक्सपेंडिचर इंक्रीज, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया होगा। राज नाम का पर्सन है, 10% सेविंग कर रहा था। ठीक है, और 2 साल के बाद में इनकम कितने से बढ़ गई, 10% से बढ़ी। अभी भी उसको पूछा यार सेविंग कितना कर रहे हो, वो कह रहा मैं 10% ही कर रहा हूं। तो एक्सपेंडिचर बढ़ा होगा। एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा ये पूछा गया, 10%, 20%, 5%, 15%। 10% से बढ़ेगा, देखो कैसे। इनकम ऐसे मान लेता है, इनकम है पहले 100 रुपीज कमा रहा है। 100 रुपीज कमा रहा है, सेविंग कितना कर रहा है, 10%। का मतलब 10। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्चा कितना हो गया यहां पर, 90। ये स्टेप समझ लिया है, ठीक है, आराम से देखना। 100 रुपीज कमा रहे हैं, 10 रुपीज सेव कर रहा है, 90 रुपीज उसका एक्सपेंडिचर है, खर्चा है। अब इनकम उनकी बढ़ गई है। आज के हिसाब से इनकम कितनी हो गई, 110। 10% बढ़ा ना, तो 100 के ऊपर 10 बढ़ेंगे तो 10% बढ़ गया। सेविंग कितना कर रहा है, कह रहा है सेम जो प्रीवियस सेविंग था। पहला सेविंग किसमें था, नंबर में था या परसेंटेज में था, परसेंटेज में था। इसका 10% कितना, 11। तो आज वो बचा रहा है 11 रुपीज। तो आप बताओ 11 रुपीज बचा रहा है, तो एक्सपेंडिचर कितना बना, 110 में से 11 चला गया, कितना बना, 99 बन गया एक्सपेंडिचर, 99 बना। तो अब उन्होंने पूछा कि एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा ये बताओ। देखो पहले 90 रुपीज कमा रहा था, आज 99 रुपीज, पहले 90 रुपीज खर्चा कर रहे थे, आज 99 कर रहे, कितना बढ़ गया, 9। और जो 9 रुपीज बढ़ा वो किसके ऊपर बढ़ा, 9 रुपीज जो बढ़ा वो किसके ऊपर बढ़ा, 90 के ऊपर। तो 9 डिवाइड बाय 90 इंटू क्या करेंगे, 100। तो व्हाट इज द आंसर है, 10%, सिंपल 10% बढ़, खर्चा भी 10% बढ़ गया। तो 10 इज द आंसर। ऐसे नोट डाउन कीजिएगा। इसमें ट्रिकी आएंगे, हाँ सवाल बहुत सारे डिफिकल्ट भी होते हैं इस वाले टाइप में। ये टॉपिक नहीं है, एक टाइप है परसेंटेज का। बहुत बेसिक था, खाली इतना ही पता होना चाहिए, अगर इनकम ज्यादा बढ़ रही है तो खर्चा भी बढ़ा रहा है वो, सेविंग भी उतना ही कर रहा है। ठीक है, इस वजह से खर्चा ही बढ़ा होगा। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ पर्सन इज अ 10,000 एंड इट एक्सपेंडिचर इज अ 6,000। थर्ड फोर्थ सेविंग कितना हो गया, 4,000। In the next year, his income increased by 10%, expenditure increased by 20%. Now his saving is what percent lower than the previous saving? सेविंग पहले से कितने से कम होगी, बताइएगा आंसर। ओके, चेक करते हैं और किसी का आंसर है, कोई स्टूडेंट है जिनका आंसर आ गया। ओके, प्रणव इनका कहना है, प्रिंस सॉरी, प्रिंस से 5%। और कोई यार, बहुत बेसिक है, सबसे सिंपलेस्ट सवाल है ना, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं। अब 2 मिनट रुक जाओ, अब सवाल मत करना। एक हुआ इनकम। ओके, एक बात बताओ,
कुछ भी कैसे भी चार्ट बनाओ तो भी चलेगा, मैं ऐसे लगा रहा हूं, इनकम कितना है 10,000, ये स्टेप समझ में। उसके बाद में एक्सपेंडिचर भी दिया है, एक्सपेंडिचर कितना है यार 6,000। हाँ लिखना मत, हाँ आप कैसे भी लिख सकते हो, ये सिर्फ खाली मैं टेबल बना दे रहा हूँ, इनकम है, एक्सपेंडिचर और सेविंग कितना है 4,000। चलो यहां तक सभी को क्लियर है। अब आगे की लाइन देखिए, आगे की उन्होंने क्या क्या लाइन दे दी। आगे क्या, इनकम कितने से बढ़ गया, परसेंट, परसेंट से बढ़ा कि नहीं, यानी जो 10,000 हम लोग कमा रहे थे, अब उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, 10,000 का 10% कितना, 1,000, 1,000 बढ़ा, तो आज के डेट में इनकम जो होगा वो कितना होगा 11,000। ये स्टेप समझ में ही सभी को क्लियर है। ओके, एक्सपेंडिचर बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा 20%, एक्सपेंडिचर कितना है 6,000, इसका कितना बढ़ाएंगे 20%, इसका 10% बताओ कितना होता है 600, 10% की वैल्यू 600, 10 को 20 करेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, तो 600 को इंटू 2 करो, नहीं 600 को इंटू 2 करो, 1200 रुपए, 1,200 रुपीज, तो 1,200 बढ़ाएंगे। अब 1,200 बढ़ेगा मतलब 1,200 रुपए यहां पर बढ़ रहे होंगे, तो बढ़ेगा तो कितना होगा 7,200, ये यहां पर बढ़ा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सेविंग में कुछ भी नहीं बता उसने, सेविंग कुछ भी नहीं बता रहा क्योंकि देना ही नहीं है उसको, सीधा सीधा देखते हैं। तो आज के डेट में क्या पता चल रहा है, 11,000 घर पे पैसे आए, उसमें से 7,200 खर्चा हो गया, तो सेविंग कितना हुआ 3,800 रुपीज का सेविंग हुआ यहां पर। पहले सेविंग कितना था 4,000 का सेविंग था, तो सेविंग बढ़ा या कम हुआ, कम हो गया। बहुत बार ऐसा लगता है कि बढ़ना चाहिए था ना, सेविंग कम हो गया क्योंकि एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इस वजह से कितने से सेविंग कम हुआ 200 से, किसके ऊपर 200 यार 4,000, पहले के ऊपर 4,000, और जो भी नंबर आएगा इंटू क्या करेंगे 100, बस ये सवाल है, इतना सा सवाल है। ठीक है, अब देखो आप इसको ओरली भी बना सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, डायरेक्टली ऐसे भी तो जा सकते हैं, बट यहाँ पर तो 0 0 कैंसिल, 2 जीरो इसके कैंसिल हो गए, यहां से कैंसिल, इसके जीरो 2 से डिवाइड करो, 2 2 जार 2 से इधर डिवाइड करो, व्हाट इज आंसर 5%, 5% इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ये वाला आंसर। मैथ्स का पूरा लेक्चर आप देखना, इस पूरे लेक्चर में आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप बताना, हाँ कि उसी प्रकार से चले, क्योंकि मैं कैसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जब मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद पीवाईक्यू की बैच पहले नहीं ले रहे थे, लेकिन आपके पास से हम लोगों ने स्टार्ट भी किया है कि हम लोग पीवाईक्यू पढ़ाएंगे क्लास में, तो जो बहुत बेसिक आया, बहुत ही बेसिक, लेकिन होता क्या है कि उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे बच्चे, सॉल्व नहीं कर पा रहे, इसी वजह से रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, तो उसको समझना, समझने के बाद में आपको ये देखना है कि कैसे सॉल्व कर रहे थे, इसके कंपैरिजन में आपका लेवल बहुत बेसिक आएगा, बहुत सिंपलेस्ट लगेगा सर, इतना सिंपल सिंपल सवाल आया था। ठीक है, ये वाला सवाल है। अ मैन सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी। ठीक है, मैंने कह रहा है कि 20% मंथली सैलरी का सेव करेंगे। इफ एन अकाउंट ऑफ डियरनेस ऑफ द थिंग ही टू बी इंक्रीज मंथली एक्सपेंसेस बाय 20%, एक्सपेंसेस बढ़ गया 20% से, ही इज नाउ एबल टू सेव 200 रुपीज पर मंथ, अभी वो खाली 200 रुपीज पर मंथ ही बचा सकता है। देन व्हाट इज द मंथली सैलरी, मंथली सैलरी कितनी होगी ये फाइंड करना है। अब मंथली सैलरी हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब ऐसे समझ लो, इनकम कितना लेंगे यार, परसेंटेज में इनकम कितना होगा 100, यानी 100 हमारा इनकम होता है। ठीक है, अब वो सेविंग कितना कर रहा था 20, तो मैं ऐसा लिख देता हूं, सेविंग का मतलब 20%, तो 100 का 20 सेविंग हुआ, ये स्टेप समझ में। तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना होगा 80, ये चार्ट पहले अच्छी तरह देखना, 100% हम लोग कमा रहे हैं, 20% हमारा सेविंग है, 80 हमारा खर्चा है, लिखो मत, ध्यान से समझ लो। अब उसने कहा एक्सपेंसेस बढ़ गया, एक्सपेंसेस बढ़ा, एक्सपेंसेस कितने से बढ़ा 20% से बढ़ा, 20% से बढ़ा, तो यानी इस 20 का, सॉरी यहां पर इसका एक्सपेंसेस 20% बढ़ाना है, जबकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, इनकम नहीं बढ़ी है, सेविंग के ऊपर असर होगा ही होगा, ये हम लोग जानते हैं। तो आप बताओ अगर मैं इसका 20% बढ़ाता हूं, 80 का 20% बढ़ा रहा हूं, ठीक है, 80 का 10% कितना बता दो 8, 20% कितना 16, देन डबल करेंगे, यानी 16 नंबर यहां पर बढ़ गए होंगे। अगर 16 नंबर बढ़ाऊंगा तो ये कितना होगा 96, समझेगा, ये 96 हो गया। अगर ये 96 हुआ तो जो सेविंग यहां पर 20 यूनिट लग रही थी, आज के डेट में सेविंग कितना होगा 4 ही होगा, क्योंकि 96 प्लस 4 मिला के कितना होगा हमारा 100 होगा। ये हो गया इसका 100 का चार्ट।
बात क्या बताई गई कि आज के डेट में वो कितना सेविंग कर पा रहा है, सिर्फ 200 रुपीज, 200 ही रुपए सेव कर रहा है। तो हमारा नंबर के हिसाब से देखा जाए तो सेविंग का नंबर कितना है, 4। तो अब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि 4 यूनिट जो है, परसेंटेज यूनिट, उसकी वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज की है। हमें फाइंड करना है उसकी सैलरी कितनी थी, सैलरी का मतलब कितना परसेंट, 100। तो 100 की वैल्यू कितना, ये वाला सवाल है। ऐसे ठीक है, कितना आएगा यार, 5000। तो 5000 इज ओनली आंसर, 5000 आंसर आएगा। 4 1 ये बन जाएगा 50, और 50 को मल्टीप्लाई करो एक से, कितना आएगा, 5000। ऐसे आंसर। आप जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं मैथ्स को स्किप नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन होता है कि पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मान के चलना कि मैं इसको स्किप कर देता हूँ, फेल हो जाओगे। हाँ, ये सब्जेक्ट ही वही है, ठीक है, स्किप करना पॉसिबल नहीं है सब्जेक्ट में। इसके ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है, परसेंटेज पढ़ोगे तो आगे का समझ में आता है, उसके ऊपर डीआई भी डिपेंड है, ठीक है। तो पूरा A to Z पढ़ना स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, बट वही तरीका है। क्लियर। एक लास्ट सवाल लेता हूं, फिर यहां पर रुक जाता हूं, ठीक है, आखिरी सवाल आज का, ठीक है, फिर इसको कल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट फैक्टर भी आएगा। चलो एक सवाल, एक मिनट देखते हैं कितना। राधा सेव्स 30% ऑफ हिज इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%, हर इनकम इंक्रीज बाय 29%, देन हर सेविंग इंक्रीज बाय। चलो एक छोटा सा सवाल है, बहुत बेसिक लग रहा है, ठीक, बनाएंगे। यार देखिए, राधा सेव्स 30% ऑफ हर इनकम, राधा ने कहा 30% इनकम बचा रही है, परसेंटेज है कि नहीं, तो इनकम कितना होगा, 100। हमेशा इनकम की वैल्यू 100, तो यहां पर ये 100 हुआ। सेविंग दिया है 30 का, तो यहां पर लिखा 30। पहले एक समझ लो, अगर 30% सेविंग है तो 100 इनकम, 30 रुपीज सेव कर रही। डायरेक्टली एक्सपेंडिचर यहां पर खुद हम लोग कह सकते हैं, एक्सपेंडिचर कितना होगा, 70। ये डायरेक्ट पहले बनना चाहिए, ऐसे आ गया। अब उन्होंने क्या दिखाया यहां पर बताया, इफ हर एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 20%, एक्सपेंडिचर अगर 20 से बढ़ जाता है, एंड हर इनकम इज इंक्रीज बाय 29%। तो पहले देख लो यार, इनकम भी बढ़ा है 29% से, तो 100 का 29 कितना होता है, 29 ही होता है। तो आज के डेट में ये कितना होगा, 129। ये इनकम हो गया 129। चलो ये क्लियर है। एक्सपेंडिचर बताया जा रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 20 से, एक्सपेंडिचर ये है कि नहीं, इसको 20 से बढ़ाऊंगा तो बात हो जाएगी 70 का 20 लेना पड़ेगा। 70 का 10% कितना, 7, 20% कितना, 14। यानी यहां पर 14 बढ़ रहा होगा, और यहां पर 14 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 84। तो खाली अब देखो, इसको सेविंग को कुछ नहीं देखना है, सेविंग तो पहले जैसा था वैसे। अब बताइएगा, 129 अगर कोई पर्सन पैसा कमाता है और 84 खर्चा कर देता है, तो बचे कितने, 45। यानी यहां पर जो अगर हम लोग देखेंगे दोनों का डिफरेंस, ये बन गया 45। ये स्टेप समझ में है कि नहीं, बता दो। ये आपका इनकम है, यहाँ का आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका सेविंग होना चाहिए। सवाल क्या था कि जो 45 रुपीज यहां पर सेविंग हुआ, वो पहले की सेविंग से कितना बढ़ा, बढ़ा तो है ना, कितने बढ़ गए हैं, 15। और किसके ऊपर बढ़ेगा, पहले के ऊपर, 30 के ऊपर। तो 15 डिवाइड बाय 30 इंटू 100 इज ओनली आंसर। कितना आएगा, 50%। 50% इज द राइट आंसर, इतना सिंपल। तो ये वाला ऑप्शन था। तो इनकम एक्सपेंडिचर लगेगा, अच्छी तरह से सॉल्व करना, कभी टाइम मिले। और आप में से अगर कोई पर्सन ऐसा होगा कि सर मुझे रीडिंग का बहुत शौकीन हूँ, कभी ना कुछ बुक रीड करता है, एक रिच डैड पुअर डैड नाम की बुक है, मैं चाहता हूं कि सभी ने रीड करना ही चाहिए। एक ऐसी बुक है, आपको लगा कि सर मराठी में, हिंदी में, जो लैंग्वेज लगे, क्यों कंपलसरी बता रहा हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है उस बुक में बताया गया, और मैं खुद भी मानता हूँ। यहां तक या स्कूल लाइफ में हर आदमी, हर बच्चे को ये पढ़ाया जाता है, बेटा ये एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स पढ़, रीजनिंग पढ़, सब कुछ पढ़ाते हैं। या आप जो भी वॉट एवर सब्जेक्ट आपने स्कूल लाइफ में, पैसा कमाते कैसे और रखते कैसे, हैंडल करते, किसने पढ़ाया नहीं। आप देखिए बात कितनी सच्चाई लाइन में, सब भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, ये देखना है वो पढ़ना है, लेकिन जब पढ़ने के बाद में फाइनली जहां पर जॉब करते हैं, उस समय क्या करते हैं, पैसा कमाओ, पैसा, उसी की बात हो रही कि नहीं। तो बचपन से अगर बच्चों को ये बता दिया जाए पैसे को कमाते कैसे, बच्चों को पैसे को हैंडल कैसे करना है, तो वो वहां से सीख जाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम में ये कभी पढ़ाया नहीं जाता। और ये भी माना जाता है, बहुत जगह पर घर पे ऐसा भी हुआ होगा कि अगर हम लोग पैसे की बात करते तो घर वाले कहते हैं, चुप बैठ, पैसे के घर वाले हिसाब किताब कर रहे तो हम लोगों को भगा देता है, तू बाहर जा, बाहर खेल के आ जा। एक्चुअली बचपन से पैसे का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, बहुत जरूरी है ये चीज समझना। उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक लिखी गई है, रिच डैड पुअर डैड। कभी टाइम मिले ऑडियो बुक सुनिए,
रीड कीजिएगा, मराठी हिंदी जो लैंग्वेज लगे। वो जो बुक पहली बार पढ़ता है ना, उसका माइंड ही चेंज हो जाता है, उसका सोचना ही अलग था उस बुक में। वो कहता है कि यार उस बुक का, रॉबर्ट कियोसाकी नाम के राइटर है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, मैं इनके 2-3 किताब पढ़ चुका हूं, उनमें से मुझे ये सबसे फेवरेट लगी। उसका कहना है कि यार आदमी ने पैसे के पीछे काम नहीं करना चाहिए। मतलब नॉर्मली सभी की जिंदगी कैसे है, हम लोग काम करेंगे तब जाके पैसा आएगा। उसका मानना है पैसे ने आपके लिए काम करना चाहिए। आप बैठे हो, पैसा उठ के जाएगा, काम करेगा, पैसा लाके देगा। ठीक है, दैट इज अ फिलोसॉफी, बहुत ही गहरी फिलोसॉफी, बेस्ट बुक है। ऐसा भी कर सकता हूं, अगर आपकी जो पहली टेस्ट परसेंटेज पे रखूंगा, क्लास टेस्ट अपकमिंग नेक्स्ट वीक, उसमें जो टॉपर बनेगा उनको ये बुक गिफ्ट भी दे सकता हूं। मेरा खुद का मानना है कि ये बुक सभी ने पढ़ना ही पढ़ना है। आप पढ़िए, घर वालों को सुनाइए। ऑडियो इज द सबसे बेस्ट। अभी हम लोग जहां पर है ना, ऑडियो बुक अवेलेबल होती है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। यूट्यूब पे वीडियो किसी का भी देख लो, रिच डैड पुअर डैड सर्च करोगे ना, बहुत सारे वीडियो आएंगे, बहुत सारे अवेलेबल होगा। फुल ऑडियो वाला सुनना बहुत अच्छा है। अगर आपको लगा सर मुझे हिंदी मराठी फाइनेंस के ऊपर बुक लिखिए, कोई भी लगता ही नहीं है फाइनेंस वाला है, कुछ अलग ही लैंग्वेज में बताया गया है, छोटी छोटी चीजें बताई गई, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगी। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। अगर आप लोग रेडी हो और आपको लगता है कि सर बुक दीजिएगा गिफ्ट, तो इस बार की जो पहली टेस्ट होगी इस बैच में, बेस्ट ऑन द परसेंटेज, उसको गिफ्ट दिया जाएगा रिच डैड पुअर डैड की बुक, ये गिफ्ट दूंगा। लैंग्वेज जो टॉपर बनेगा उसके ऊपर डिपेंड है, तीनों चारों लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में शायद ये बुक अवेलेबल है, जो लैंग्वेज आप चाहिए। ठीक है, यहां पर रुकते हैं, कल कंप्लीट करेंगे इस वाले पार्ट को। ठीक है, थैंक यू।